वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीव एकेडमी। ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी, ठीक है, जैसा कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि आयोनाइजेशन चैम्बर हमारा खत्म हो गया है, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे वीडियो है उनके स्पॉन्सर है साई डेकोरेशन एंड क्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर पे कोई भी मतलब आप कुछ भी अच्छा प्रसंग करने चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो या आप खुद अपनी शादी करवाना चाहते हो, तो आपको ए से लेके जेड तक की सारी चीज यहाँ पे जो साइड डेकोरेशन है वहां पे मिल जाएगी। उसकी जो डिटेल्स है, ठीक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ओके। अभी हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम जो आयोनाइजेशन चेम्बर खत्म हुआ था, उसके बाद हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले थे वो क्या था, जीएम काउंटर। ठीक है, ओके। जीएम काउंटर का फुल नेम क्या है? गीगर म्यूलिकर काउंटर। क्या है? गीगर म्यूलिकर काउंटर। ठीक है, ये दो जो भाई है, एक्चुअली भाई तो नहीं थे, ये जो दो लोग है वो 1870 में जर्मनी की एक लैब में साथ में काम करते थे। जर्मनी की एक लैब में साथ में काम करते थे। उनके पास कई सारे ऐसे पार्टिकल्स थे जिनको जो उनकी लैब थी वो डिटेक्ट अच्छी तरह से नहीं कर पा रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक नया ही काउंटर डेवलप किया। उस काउंटर का नाम इन्होंने क्या दिया, गीगर म्यूलर काउंटर, मतलब जीएम काउंटर। गीगर एक साइंटिस्ट का नाम है, म्यूलिगर एक साइंटिस्ट का। ठीक है, तो इसका आविष्कार कब हुआ था? 1870 में जर्मनी में। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये काउंटर शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी काउंटर हम शुरू करें, जैसे कि आयोनाइजेशन चेम्बर था, गैस चेम्बर था, कोई भी आयोनाइजेशन हमने लिया है, चेम्बर लिया है, तो उसकी शुरुआत हमेशा कहां से हुई है? प्रिंसिपल से। ठीक है, तो जो गीगर म्यूलिगर काउंटर है उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एवलांच इफेक्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं? टाउनसेंड इफेक्ट, टाउनसेंड एवलांच। ठीक है, हाँ, ये जो दो वर्ड है वो एक्चुअली बहुत बड़े हैं, दिखने में छोटे हैं, लेकिन ये जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसका जो डिस्कशन है वो हम अभी नेक्स्ट मतलब जब हम आगे जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वर्क मैकेनिज्म है वो उसके बेस पे है। तो जब हम उसकी वर्किंग की डिस्कशन करेंगे तब हम ये दोनों इफेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी उससे पहले जीएम काउंटर का हम क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो कोई भी डिटेक्टर हो, आपने चाहे आगे दो डिटेक्टर पढ़े हो या ना पड़े हो, कोई भी डिटेक्टर हो वो हमेशा ऐसे सिलिंड्रिकल होलो ट्यूब में ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिटेक्ट करने में क्या होता है? इजी होता है। क्योंकि जब भी आप सिलिंड्रिकल होलो कैथोड ट्यूब लोगे तो उसका जो डिटेक्शन होगा कोई भी पार्टिकल्स का वो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आगे जो आयोनाइजेशन चेम्बर था उसका जैसे ही कंस्ट्रक्शन था वैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन है। ये जो होलो कैथोड ट्यूब है, ठीक है, वो कितनी की वो उसकी जो लंबाई होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो बीच में जो एक वायर जैसा आपको दिख रहा है वो लास्ट टाइम की तरह इसमें भी कौन सा वायर होगा? टंगस्टन वायर। ठीक है, इसमें हम टीन यूज नहीं करेंगे। क्यों? वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि टीन हम क्यों यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। और ये जो दोनों तरफ होता है वो क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ओके, हाँ, तो ये हो गया टंगस्टन का वायर। अभी आप देख सकते हो कि ये जो होलो ट्यूब है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बैटरी है, यहाँ पे जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज होता है वो आयोनाइजेशन चेम्बर से काफी ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन चेम्बर में हमने देखा था कि जो वोल्टेज अक्रॉस होता है वो 700 वोल्ट के आसपास अराउंड होता है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? 1000 to 3000 वोल्ट जितना। कितना होगा? 1000 to 3000 वोल्ट जितना, मतलब कि आयोनाइजेशन चेम्बर से काफी ज्यादा है। ठीक है, देखो आप एक बार वीडियो में देख लो, मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये डिटेक्टर किसके लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे, लेकिन अभी 2 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये डिटेक्टर किसके लिए यूज होता है और आपका जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 1000 to 3000 वोल्ट हुआ। ठीक है, इसका जो लोड रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे जो हमने रखा है वो कितना होता है? अराउंड 100 मेगा ओहम। ठीक है, फिर इसके साथ जो ये होता है वो तो जनरली जैसे हर डिटेक्टर में होता है एम्पलीफायर। ठीक है, और ये क्या होता है? कंप्यूटर और रिकॉर्डर।
रिकॉर्डर, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। और ये जो होलो कैथोड ट्यूब होता है उसको हमने आर्गन और इथेनॉल के साथ फिलअप किया हुआ था, आर्गन और इथेनॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आर्गन होता है, ठीक है, और जो इथेनॉल होता है उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 90/10, मतलब जो 90% होता है वो क्या होता है, आर्गन होता है। देखो यहाँ पे हमने इथेनॉल क्यों यूज किया है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आर्गन का तो जनरल यूज होता ही है हर डिटेक्टर में, क्योंकि कहीं पे भी आप डिटेक्टर ले लो तो हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें कोई ना कोई न्यूट्रल गैस चाहिए ही, तो यहाँ पे हमने आर्गन लिया हुआ है। अभी बात आती है कि ये डिटेक्टर यूज कहाँ पे होता है। देखो हमने जनरली क्या है कि सब जगह पे आयोनाइजेशन चेंबर या गैस यूज किया है, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए यूज होता था, लो एनर्जी पार्टिकल्स के लिए। किसके लिए, लो एनर्जी पार्टिकल्स के लिए, पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे जो पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी अगर ज्यादा हो जाए, अगर हमारे जो पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए, उसकी अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, जीएम काउंटर। क्या यूज होता है, जीएम काउंटर, जीएम काउंटर, ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, या फिर बीटा पार्टिकल्स है या फिर गामा पार्टिकल्स है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, जीएम काउंटर, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया कि जीएम काउंटर किसके लिए यूज होता है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स जिसकी एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है। और कई बार अगर आपकी इसकी जो सिस्टम है, इसकी जो मेथड है उसमें अगर थोड़ा सा चेंज लाओ तो ये जो आपका काउंटर है वो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के लिए भी यूज होता है। किसके लिए, न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए भी, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन के लिए भी यूज होता है। अगर न्यूट्रॉन को आपको डिटेक्ट करना है तो ये काउंटर से आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अभी बात आती है कि ये ऑपरेट कैसे होता है, ठीक है, ओके, देखते हैं कि हमने क्या किया है, ये जो आपका सिलिंड्रिकल चेंबर है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे ही आप बैटरी में वोल्ट अप्लाई करोगे, अभी जैसे ही आप वोल्ट अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा का पूरा चेंबर है वो इलेक्ट्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जब आप बैटरी में ऑन करोगे, जब आप बैटरी में वोल्टेज अप्लाई शुरू करोगे और यहाँ से आप जो अपना पार्टिकल्स है अल्फा बीटा गामा, मतलब एक्सटर्नल पार्टिकल, उसको अगर आप इसमें इंजेक्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो आप वोल्ट दे रहे हो उससे उससे क्या होगा, वो जो पार्टिकल है आपका वो आयोनाइज हो जाएगा। देखो अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आपको पता है, ठीक है, कि जब भी आप किसी भी पार्टिकल्स को एनर्जी दो, वो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो वो पार्टिकल का जो आउटर ऑर्बिटल होता है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है, तो वो जो जितनी एनर्जी यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा है, अगर आप वोल्टेज दे रहे हो आउटर पार्टिकल्स को, जो आपके एक्सटर्नल पार्टिकल्स है, अगर उसको आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो उसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, उसकी जो ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। एक तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन कौन सा है, जो रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन है वही है, जो आउटर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है जो अभी आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन वो आगे जाके क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल्स को भी ऐसे ही रिमूव करेगा, दूसरे पार्टिकल्स में से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। मतलब कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अभी यहाँ पे एक बात सोच लो आप कि आपका जो ये बीच वाला टंगस्टन वायर है, ठीक है, वो बैटरी के किस टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये जो आपका ये साइड का जो एनोड, वो एरा है, वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड है जो आपकी, ठीक है, सिलिंड्रिकल की जो नेगेटिव साइड है वो क्या हो जाएगी, कैथोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड है वो क्या है, पॉजिटिव है, कैथोड है वो क्या, माइनस है, ठीक है। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे वो कहाँ पे मोशन करेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में, सॉरी
सॉरी, ये जो आपके पॉजिटिव आयन है वो कहाँ पे मोशन करेंगे, अपर डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपका जो होलो सिलेंडर है वो क्या है, कैथोड है। तो आपके जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ पे मोशन करेंगे, ऊपर मोशन करेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे मोशन करेंगे, नीचे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा मीडियम आर्गन से भरा हुआ होता है, और उसके साथ आपने क्या किया हुआ होता है, बाहर का जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स है वो भी इजेक्ट किया होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? देखो ये एक पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अगर इस पार्टिकल के साथ फिर वापस कोलाइड होगा तो यहाँ से वापस वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और एक फोटोन रिमूव करेगा। ये फोटोन मतलब पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा, ये पॉजिटिव आयन आगे जाके फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वापस आपको यहाँ से एक चेन मिलेगी वापस, ठीक है। फिर वापस यहाँ से आपको एक और चेन मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो चेन है, आपको एक इलेक्ट्रॉन में से सेकेंडरी आयन, टर्सरी आयन, ऐसे ही आगे जाके कई सारे आयन्स मिलेंगे। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एवलांस इफेक्ट। और उसका दूसरा नाम क्या है, टाउनसेंड एवलांस। क्या नाम है, टाउनसेंड एवलांस, ठीक है। समझ में आया? देखो फिर से एक बार कि जब भी आपका पार्टिकल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर हाई चार्ज के साथ रिमूव होगा तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट होगा, आयोनाइज होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके दूसरे एक्सटर्नल पार्टिकल के साथ कोलाइड होगा, तो उसमें से वापस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन वापस आगे जाएगा, वापस दूसरे आयोनाइज पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होगा और वापस कोलाइड होगा, और वहां से वापस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो ये जो पूरी की पूरी आपको इलेक्ट्रॉन चेन है वो एक इलेक्ट्रॉन में से सैकड़ों इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एवलांस इफेक्ट या फिर टाउनसेंड इफेक्ट। तो हमारा जो जीएम काउंटर है, ठीक है, उसका जो मेन पर्पस है, उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, एवलांस इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक बात कि हम यहाँ पे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमने यहाँ पे न्यूट्रल गैस लिया है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि हाई वोल्टेज के कारण फोटोन भी एमिट होता है, या दैट्स ट्रू, होता है कि हम जब करंट देते हैं, हम जब वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है कि फोटोन भी कई बार इजेक्ट होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एवलांस इफेक्ट हो रही होती है, वो अकर होती है, तो यहाँ से क्या होता है कि एक फोटोन भी रिमूव होता है, ठीक है। तो जब फोटोन रिमूव होगा तो आपको ये जो चेंबर है उसमें क्या दिखेगी, लाइट दिखेगी। आयोनाइजेशन चेंबर में भी ऐसा ही होता था कि जब आप फोटोन एमिट करना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी हो जाता है तो क्या होता है, वो जो आपकी प्रोसेसिंग टाइम होती है उसको कम कर देता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जब आप टाउनसेंड इफेक्ट दे रहे होते हो तो यहाँ से फोटोन इफेक्ट इजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो फोटोन इजेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म-स्टर्लिंग इफेक्ट, ब्रह्म-स्टर्लिंग इफेक्ट, ठीक है। उसको हमें डिस्ट्रॉय करनी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेनॉल। तो इथेनॉल का यूज क्या होता है, जो ब्रह्म-स्टर्लिंग इफेक्ट होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि आपको जो आपका जो जीएम काउंटर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अच्छी तरह से मिले, ठीक है। समझ में आया ब्रह्म-स्टर्लिंग इफेक्ट और एवलांस इफेक्ट में क्या फर्क है। ये दोनों जो टर्म है वो आप फ्यूचर में कहीं पे भी जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो उसके लिए मायने रखता है। तो ये दोनों टर्म आप खास याद कर लेना, ठीक है। हाँ, लेकिन इस जो काउंटर है, ठीक है, उसमें डिटेक्शन कैसे होता है। देखो सिंपल सी बात है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आपको कई सारे फॉर्म में मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप जो वोल्टेज दे रहे हो तो उसका इलेक्ट्रोफील्ड आपको मिलेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्सेलरेशन होगा। समझ में आ रहा है। आप जब वोल्टेज दे रहे हो तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, डी एक्सेलरेट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो डी एक्सेलरेट होंगे तो वो इस मार्ग से कहाँ पे आएंगे, लोड रेजिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही लोड रेजिस्टेंस पे आएंगे तो वो क्या जनरेट करेगी, पल्स जनरेट करेगी, और वो पल्स को हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर करेंगे, और उसके बाद उसको हम रिकॉर्डर में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि ऐसा हुआ, अभी देखो चेंबर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सारे पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो कैथोड है वो नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव आयन, ठीक है। ओके, पॉजिटिव आयंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी मैंने जैसे कि बोला कि इलेक्ट्रॉन इस वे से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस वे से बैटरी में से वापस होकर अगर चेंबर में आते हैं तो ये जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये जो सारे पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन उसके साथ वो क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और हमें क्या देंगे, न्यूट्रल पार्टिकल्स,
ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो आपका चेंबर है वो वर्किंग करना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंबर है वो वर्किंग करना बंद हो जाएगा। फिर से एक बार कि चेंबर में पॉजिटिव आयन से वो जो ये दीवार है चेंबर की वहां पे आ गए, ठीक है, ओके। जो और इलेक्ट्रॉन है वो डिटेक्ट होके वापस कहां से आ रहे हैं, चेंबर में आ रहे हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो हमें न्यूट्रल पार्टिकल्स मिलेंगे। तो उस टाइम पे जो हमारा जीएम काउंटर है वो वर्क करना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका जो टाइम है वो एकदम से लो हो जाएगा और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, डेड टाइम, कि उस टाइम पे जीएम काउंटर वर्क हमें नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पे आपने जितने एक्सटर्नल पार्टिकल्स ऐड किए हैं, इजेक्ट किए हैं, सिर्फ उतने ही पार्टिकल्स आप एक टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक खास बात, जो जीएम काउंटर है जैसे कि मैंने बताया उसका डेड टाइम होता है, ठीक है, उसका डेड टाइम होता है 10 to 20 माइक्रो सेकंड्स, ठीक है। ये भी एक खास आप याद रख लेना, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कहीं पे भी जाओ और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो इसका मतलब आपको ये सारी टर्म्स है वो याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीएम काउंटर, किसके लिए यूज होता है, तो जो हमारे हाई आयोनाइज पार्टिकल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, उसके लिए यूज होता है, ठीक है, जिसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आया, ओके। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, ठीक है, अगर लगता है कि इसमें से कुछ भी आप सीख सकते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।